हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। और ये नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। ये बायो सवार्ट लॉ का ही एक कह सकते हैं अल्टरनेटिव है। जैसे आपको याद होगा, हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो कोलम्ब्स लॉ पढ़ा था, और कोलम्ब्स लॉ के साथ ही हमने एक और लॉ पढ़ा था उसको आसान करने के लिए, जिसको हम बोलते थे गॉस लॉ। तो कोलम्ब्स लॉ का जैसे एक अल्टरनेटिव था गॉस लॉ, वैसे ही बायो सवार्ट लॉ का अल्टरनेटिव है एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे वहां आपको याद है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता था, यहाँ पे भी हमारा इसी तरीके का एम्पियर सर्किटल लॉ भी रहने वाला है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ को समझते हैं। और एम्पियर सर्किटल लॉ बायो सवार्ट लॉ का ही अल्टरनेटिव मेथड है, यानी कि हम इसको यूज करके भी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे वहां कोलम्ब्स लॉ था, यहाँ पे गॉस लॉ था, वैसे यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल, ये जो लाइन इंटीग्रल है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, किसका? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट। कैसा होना चाहिए सर्किट? हमारा क्लोज्ड होना चाहिए, अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट। तो ये हमारा लाइन इंटीग्रल हो गया। और कैसा लेना है? हमेशा क्लोज्ड सर्किट लेना है। और वो किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। म्यू नॉट टाइम्स इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सर्किट। उस क्लोज्ड सर्किट से मतलब आपने याद रखना है कि जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है वो स्टेट करता है द लाइन इंटीग्रल। ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। आपको क्लोज्ड लूप लेना है हमेशा। जैसे गॉस लॉ था, वैसे ये कहता है क्लोज्ड लूप, आपको एक लूप लेना है। इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड विद इन द सर्किट। जितना भी करंट उसके अंदर इनक्लोज्ड होगा उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अगर आपको गॉस लॉ याद होगा तो क्यू नॉट, जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड होता है चार्ज, उसको लेते थे, वैसे यहाँ पे करंट लेना है। तो इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा लगता है, याद रखना। डॉट प्रोडक्ट होगा तो कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे लेनी है? याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड जैसे हमेशा क्लोज्ड लूप लेना है ना, तो क्लोज्ड लूप में टेंजेंट के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लेना है। जैसे टेंजेंट के अलोंग इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, तो हमेशा टेंजेंट के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लेना है। दूसरी चीज, जो डीएल होगा, जैसे ये इसी में कहीं डीएल एलिमेंट लेंगे, जैसे मैंने डीएल एलिमेंट ये ले लिया, तो इसकी डायरेक्शन कहीं भी आप मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही लेंगे। यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ करंट के अलोंग नहीं लेते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ क्लोज्ड लूप है तो बार बार वो सर्कमफ्रेंस के अलोंग ही होगी, तो सर्कमफ्रेंस के अलोंग देखेंगे। अब देखो, इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ करेंगे हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, इन्फिनाइटली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ स्ट्रेट इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग द करंट आई। इसमें करंट कितना है? आई करंट है। सो आई करंट इज इन इट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें पता है किसी भी इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, किसी भी इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल रखा था बायो सवार्ट लॉ से। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए निकाला था। ए क्या था? रेडियस, यहाँ पे आर रेडियस माना है। तो ये याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, या फिर 2 पाई ए कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमने अभी पढ़ा, हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो एक क्लोज्ड सर्किट लेना पड़ेगा। तो हम क्या लेते हैं? एक क्लोज्ड सर्किट लेते हैं, हम एक लूप ले लेते हैं इसमें। तो मैंने ये लूप ले लिया। ठीक है, अब ये लूप लेने से क्या होगा, अब आप देखो, इसमें इसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके टेंजेंट के अलोंग होता है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है आई करंट कंडक्टर की वजह से आपने ये लूप लिया, इसके अंदर जितना भी करंट इनक्लोज्ड होगा, जितना भी करंट पास होगा इसके अंदर, गॉस लॉ के सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, इस क्लोज्ड सर्किट में जितना भी टोटल करंट पास होगा इसके, उतना ही क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? टेंजेंट के अलोंग आप ऐसे ले सकते हैं। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बी वेक्टर। अब मुझे क्या चाहिए? इसी में मुझे डीएल वेक्टर भी चाहिए। मान लो मैंने ये करंट एलिमेंट ले लिया, डी एल वेक्टर, इसकी भी डायरेक्शन ऊपर कोई होगी सर्कमफ्रेंस के अलोंग, तो ये मैंने इसकी डायरेक्शन ले ली। ठीक है, दूसरी चीज, इस कंडक्टर को बिल्कुल बीचों बीच से पास हो गए, ये कंडक्टर हो गया, और ये सर्कल बना नहीं है तो प्रॉपर सर्कल बनेगा, और ये इसका मैंने रेडियस मान लिया, ये इसका रेडियस मान लिया आर। अब हमें पता है जो थीटा एंगल होता है वो किसके बीच में होता है? मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में। देखो बी डी एल, तो बी डी एल के बीच में होता है, बी डॉट डीएल है।
अब सोचो अगर B डॉट DL है तो फिर इसका मतलब यहाँ पे B डॉट DL, ये देखो इन दोनों के बीच में DL भी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों का एंगल कितना हुआ थीटा, 0। अब देखो थीटा 0 पे मैक्सिमम कब होता है, कॉस थीटा में, यानी कि यहाँ पे होगा BDL कॉस थीटा। अगर इस डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे BDL को तो क्या आना चाहिए, BDL कॉस थीटा। तो समझ में आया, B और DL के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा, और वही थीटा जो कहलाएगा यहाँ पे 0 कहलाएगा। थीटा कितना होगा, 0। किसके बीच का एंगल है वो, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट के अलोंग और DL सरकमफ्रेंस के अलोंग। तो DL और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक ही तरफ होंगे, तो एंगल हमेशा थीटा क्या होगा, सर्कुलर लूप में 0 हो जाएगा। तो B डॉट DL को जब हम खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें जो कहता है, अगर हम देखें B डॉट DL का वेक्टर, ठीक है, B डॉट DL का वेक्टर, तो BDL को अगर मैं खोलूंगा वेक्टर को तो डॉट प्रोडक्ट खुलता है BDL और डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो cos, और थीटा कितना है 0, और cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब यह क्या आ गया, BDL, क्या आ गया BDL। अब हेंस अब क्या है, लाइन इंटीग्रल जो मैग्नेटिक फील्ड का है अलोंग द सर्कुलर पाथ, हमने ये पढ़ा है जो लाइन इंटीग्रल करना होता है सर्कुलर पाथ के अलोंग इसका, तो सर्कुलर पाथ के अलोंग एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज्ड सर्किट में का लाइन इंटीग्रल BDL का ना, यही तो है BDL, जो आपका BDL आया इसका लाइन इंटीग्रल एम्पियर सर्किटल लॉ की अकॉर्डिंग ये होता है। इसको किसके प्रूव करना है मुझे, म्यू नॉट आई के बराबर। तो देखो इसका मैं मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ। B तो कांस्टेंट है, B तो आ जाएगा बाहर, किसका इंटीग्रेशन होगा, DL का। और DL एक चीज देखो, ये DL छोटा सा मैंने ये माना है, ऐसे ये सारे जुड़ के ये पूरा ये बनेगा। अब ये है क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी DL क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ एम्पियर लूप भी कह सकते हैं, एम्पीरियन लूप, ये मैंने एम्पीरियन लूप माना है, इस एम्पीरियन लूप का सरकमफेरेंस है, ठीक है। अगर ये सरकमफेरेंस है तो B तो बाहर आ गया, DL का क्या होगा, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो ये हो जाएगा 2πr। B की वैल्यू बायो सवार्ट लॉ से हमने इन्फिनाइट वायर के लिए निकाल रखी है, उसको हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, उसको हम रख के देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो इसको रख के देखते हैं कितना आ रहा है। B की जगह मैं रख रहा हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू 2πr, 2πr से 2πr कैंसिल, तो कितना आया, लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL हमारा आया म्यू नॉट आई के बराबर। तो ये हमने प्रूव कर लिया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो याद रखना हमने किस तरीके से किया, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है किसी भी क्लोज्ड एम्पीरियन लूप में जितना करंट इसके अंदर क्या होगा, इनक्लोज्ड होगा, उसका म्यू नॉट टाइम्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, करंट का म्यू नॉट टाइम्स जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर को, मैंने प्रूफ के लिए कि स्ट्रेट कंडक्टर लिया, ये मेरे पास स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें स्ट्रेट कंडक्टर में करंट किधर को जा रहा है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो फिर इसमें मैंने एक एम्पीरियन लूप किया लिया, क्लोज्ड लूप, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ होता है क्लोज्ड सर्किट के लिए, तो क्लोज्ड लूप लिया। जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा सर्कमफ्रेंस के अलोंग होगी, यहाँ ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, हर जगह टेंजेंशियल होगी, टेंजेंट के अलोंग निकल रही होगी, तो इसका मतलब इस तरफ को जाएगी। और DL वेक्टर हमेशा ये भी सर्कमफ्रेंस के अलोंग होगा, तो DL और B वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो B और DL के बीच का ही तो होगा, डॉट हटेगा तो cos थीटा आएगा, और cos थीटा, थीटा एंगल किसके बीच का है, B और DL के बीच का, B और DL एक ही तरफ होंगे तो थीटा 0 हमेशा, अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हो क्लोज लूप में, इनके बीच का एंगल 0 ही होगा। तो पहले हमने क्या करा, बायो सवार्ट लॉ से हमने इन्फिनाइटली करंट वायर के लिए हमें याद है हमने क्या निकाला था, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। इसके बाद हम कर रहे हैं इसके लिए अगर हम देखें B डॉट DL, तो B डॉट DL करा हमने और डॉट प्रोडक्ट हो गए तो cos थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू 0 थी तो 0 रख दी, तो ये आ गया BDL। तो अब हमारा ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है, ये जो लाइन इंटीग्रल होगा BDL का, तो इसका लाइन इंटीग्रल किसके बराबर प्रूव करना है, म्यू नॉट आई। तो इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, B की जगह B रहने दिया, DL का लाइन इंटीग्रल किया। ये लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप में है तो DL का सर्कमफ्रेंस के बराबर ही होगा DL का इंटीग्रेशन, तो DL आ गया 2πr और B की वैल्यू यहाँ से उठा ली, 2πr से 2πr कट गया, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हमने प्रूव कर दिया। ये है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बायो सवार्ट लॉ का एक क्वेश्चन आया है,
क्वेश्चन नंबर 9 है, सेट है 55/2/2026। इस साल के पेपर में क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि इसमें आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर दे रखा है, ठीक है। अ स्ट्रेट कंडक्टर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आपको पता है लाइन, अगर हम करंट की जो डायरेक्शन लेते हैं वही डीएल की डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन जो डीएल की होगी वो भी यही होगी। The magnetic field at a point 0, 40 सेंटीमीटर 0 ड्यू टू 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ पॉइंट्स अलोंग। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और इसको हमें सॉल्व करना है। देखो ये वेक्टर फॉर्म हुआ क्योंकि आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है ना वैल्यूज, तो इसमें वेक्टर फॉर्म लगाना पड़ेगा, ये बात याद रखना। इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है बायो-सावर्ट लॉ का, वो क्या होता है, μ0/4πI/dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब एक चीज देखो यहाँ पे गौर से समझना, यहाँ पे जो आई और डीएल और आर के बीच में जो एंगल होता है वो ये वाला होता है। तो इस वाले एंगल को हम देखेंगे, अगर इस वाले एंगल को हम देखें तो ये कितना है 90। आर और डीएल के बीच में एंगल, डीएल भी इसी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और आर भी उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। पोजीशन वेक्टर वाई एक्सिस में ये कैसे पता लगा, एक्स वाई जेड। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है आपको, इधर 40 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्स और वाई तो जेड तो 0 है, यानी वाई एक्सिस में 40 सेंटीमीटर पे निकालना है, यानी कि आर की वैल्यू हुई 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं। μ0/4π की वैल्यू होगी 10⁻⁻7 और करंट कितना है 2 एम्पियर, और डीएल लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर लेंथ है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 मीटर होगा, और इसको लिख सकते हैं 10⁻², 2 जीरो है तो ऊपर माइनस का 2 आ जाएगा मीटर, ठीक है। तो 10⁻² मीटर, और थीटा कितना है, आई और डीएल के बीच का एंगल 90, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक, अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस आर कितना है 40 सेंटीमीटर है, ये भी 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 40/100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, यानी कि 0.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर। अब देखो -7 और -2 कितना हो गया, 10⁻⁻9 इंटू 2/4। अच्छा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। इसको गौर से समझना, ये देखो अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 4/10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9 इंटू 2/4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 10 का स्क्वायर हो गया 100, या फिर 10⁻2 भी लिख सकते हैं इसे। अब देखो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया 10⁻⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻²/16, तो 2×8=16, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा हमारा। और इसमें देखो -9 है और 2, अगर इसको माइनस करते हैं, -9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10⁻⁻7/8। इसको भी अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये सॉल्व करके कितना आएगा उसको देखें, तो ये 10⁻⁻7 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 10⁻7। या फिर इसमें अगर मान लो ये 2 जीरो मैं इधर दे देता हूँ, तो इसको मैं 2 जीरो हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो लगाऊंगा, और इसको डिवाइड करके ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁸ टेस्ला। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा बायो-सावर्ट लॉ का क्वेश्चन है जो आया हुआ। एम्पियर सर्किट लॉ के बेसिस पर हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और ये सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आया है हालांकि, तो इसके पार्ट्स बन के आया है एमसीक्यू में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके स्क्रीन में दिख रहा है। अ स्ट्रेट थिन लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन of radius A is carrying a steady current I. Use ampere circuit law to obtain a relation showing the variation of the magnetic field B inside the and outside of wire with the distance R and of the field. Point from the center of the cross section. Plot a graph showing a variation of magnetic field with the distance R. तो ये कह क्या रहा है, आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में यूनिफॉर्मली इसके एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया में, जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये बीच में क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर ये कंडक्टर ऐसे रखा है इसके बीच में काट दूं जो गोल होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने इस तरीके से बनाया। तो इसमें यूनिफॉर्मली करंट पूरा दौड़ रहा है, कितना करंट है, पूरा आई है इसके अंदर, ऐसे यहाँ पे भी करंट आई है। अब ये कह रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड
कितना होगा आउटसाइड, आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ पर, आउटसाइड और इनसाइड पे, दो जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में। गौर से देखो, अब अगर मैं इसके आउटसाइड निकालता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा और वो आउटसाइड होना चाहिए। तो मैंने मान लिया मेरा एम्पीरियन लूप ये है। सबसे पहले एक एम्पीरियन लूप बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा एम्पीरियन लूप, और इस एम्पीरियन लूप का जो मैं रेडियस ले रहा हूँ वो मैं आर ले रहा हूँ। ठीक, तो ये आउटसाइड के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आउटसाइड के लिए आप देखो, आउटसाइड के लिए जो आर होगा, एम्पीरियन लूप का जो रेडियस होगा वो ग्रेटर देन ए होगा, पहली चीज तो ये होगा। और इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो करंट दौड़ रहा है वो कितना दौड़ रहा है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में आई करंट दौड़ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारा पहला सरफेस हो गया जिस पर हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ऑफ द रेडियस ए के इस कंडक्टर। तो अब हम आउटसाइड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। हमें पता है ये होता है क्लोज इंट्रिकल बी डी एल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और आपको पता है क्लोज्ड लूप के लिए मैंने कई बार बताया है बी और डी एल के बीच का जो एंगल होता है थीटा 0 होता है। और इसी को मैं सीधे भी लिख सकता हूँ। अच्छा एक चीज़ सुनो, अगर डी एल का इंटीग्रेशन करता हूँ तो एल होगा, और एल लेंथ कितनी है इसके बराबर, इस वायर की इसके बराबर। तो ये एल लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो एम्पीरियन लूप है मेरा, जो एम्पीरियन लूप है इसको मैं देख रहा हूँ, तो मेरी जो एल लेंथ है वो कितनी होगी, इसका रेडियस है आर, तो एम्पियरियन लूप के हिसाब से पूरा कितना होगा 2 पाई आर। देखो इस अंदर नहीं लेना है। एम्पियरियन लूप क्या कहता है, ये कहता है जो भी करंट इनक्लोज्ड है इसके बाहर तो सारा करंट आ रहा है, तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अंदर सारा बाहर ले रहे हैं तो अंदर का करंट तो सारा ही आ रहा है, करंट तो सारा इसमें है, तो यानी कि करंट तो सारा ही इंक्लोज्ड हो गया ना। इसका मतलब इसमें मुझे कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये डीएल मतलब ये पूरा इसका बाहर वाले लूप का, क्योंकि अंदर वाले लूप से मतलब नहीं है। हम क्या देख रहे हैं अभी, लूप बाहर है, तो लूप का देखेंगे हम कि डीएल अगर मैंने इतना माना है तो इस सबको इंटीग्रेट करके कितना आ जाएगा 2 पाई आर के बराबर जाएगा, यानी कि एल की वैल्यू क्या होगी 2 पाई आर के बराबर होगी। अब देखो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ मैं कह सकता हूँ बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, क्योंकि मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रहने वाला है, और एल जो है वो सर्कमफेरेंस ही है इसका बाहर वाले का, जो क्योंकि एम्पियर लॉ आपने बाहर लिया है इसलिए ये एल यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब देखो B इंटू एल कितना होगा, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का सर्कमफ्रेंस के बराबर, एम्पियर सर्किटल लॉ का सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक, तो यहाँ पे मुझे जो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये मेरा आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आया, ये एम्पीरियन लूप है, इसी में डीएल है, और इसी डीएल इस मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का हम एंगल लेते हैं, और डीएल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कॉस थीटा, थीटा 0 होगा, इसीलिए थीटा 0 हो गया। आप डायरेक्टली बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लिख सकते हैं। अब हम कर रहे हैं फॉर इनसाइड। अब इनसाइड के लिए देखो, इनसाइड के लिए अगर मैं इनसाइड के लिए देखूँ तो देखो मेरा ये तो है ये कंडक्टर का अंदर वाला पार्ट, ठीक, जिसका रेडियस है ए। मुझे अंदर चाहिए तो अंदर एम्पियर लूप लूंगा, अंदर एम्पियर लूप लूंगा जिसका रेडियस मैंने लिया है आर। लेकिन इनसाइड के लिए, इनसाइड कंडीशन में आर जो होगा वो छोटा होगा इस वाले, इसके बाहर वाले के रेडियस से, मतलब कंडक्टर के रेडियस से छोटा लेना पड़ेगा एम्पीरियन लूप का रेडियस। ठीक है, तो एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है, अंदर एम्पीरियन लूप जो है इसका रेडियस कम है ए वाले से अंदर। अब देखो इसमें टोटल करंट, पूरे में तो आई करंट था, पूरे में आई करंट था, लेकिन अब अंदर थोड़ी पूरा आई करंट होगा, इतना पूरे इस पूरे पार्ट में आई करंट है, लेकिन अंदर में तो कम होगा ना। अब अंदर आ गया तो अंदर मैं मान लेता हूँ करंट है आई डैश। एक चीज देखो, इस पूरे बाहर वाले में करंट कितना था आई, मतलब इस एरिया में करंट था आई, जो मैंने सॉलिड लाइन बनाई है बाहर की, इस वाले में कितना करंट था आई करंट था इस एरिया पे। और ये एरिया कितना है, इसका रेडियस अगर ए है तो ये हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर में कितना करंट था, सॉरी पाई ए स्क्वायर ना, पाई ए स्क्वायर में कितना करंट था, ए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ए रेडियस में कितना करंट था आई। तो एक यूनिट के एरिया में कितना करंट होगा, मैं अगर 1 यूनिट एरिया में करंट निकालता हूँ तो 1 यूनिट एरिया में होगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। अगर मैं पूछूं ये अंदर कितना करंट होगा, तो अंदर का रेडियस, अंदर का एरिया कितना है, छोटे वाले आर रेडियस के बराबर, यानी पाई आर स्क्वायर
इसमें जो करंट होगा, करंट इन पाई आर स्क्वायर इतने एरिया में, वो मैंने करंट कितना माना था, आई डैश, तो आई डैश हो जाएगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इतना करंट होगा। ठीक है, आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इतना करंट होगा अंदर वाले लूप में, अंदर पे करंट इतना होगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं हम, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। अब देखो बी तो हमारा कांस्टेंट है, बी को तो यहाँ लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें निकालना है, एल की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देखो एल क्या लेना है, एम्पियर सर्किटल लॉ के अलाउंग लेना है, इसका रेडियस, इसका सरकमफ्रेंस के अलाउंग, इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, इसका रेडियस आर है तो 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। आई डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, ये बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, ये 2 पाई आ गया नीचे और यहाँ पे बचा आर अपॉन ए स्क्वायर। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में होगा, कितना होगा, म्यू नॉट, ये आई रह गया, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई ए स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा, आर। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा इसमें। ठीक, ये समझ में आ गया। अब ये इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है, अब दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के, जबकि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के। देखो ये सब तो कांस्टेंट है, ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे हम ये समझते हैं, इससे हम इसका ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ तो इसके ग्राफ को देखो कैसे बनेगा इसका ग्राफ। इसका ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गई हमारी डिस्टेंस, यानी कि एरिया हो गया ए, सॉरी इसको हम आर के साथ, एम्पियर सर्किल लूप के आर के लिए बना रहे हैं ना, तो आर हो गया। अब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज देखो, जब हम बाहर थे तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ घट रहा है, जब अंदर आए तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि बढ़ रहा है। इसका मतलब जो हमारा लूप ये अगर मेरा एरिया, ये मेरा अगर रेडियस ए था, जो कंडक्टर है वो ये था, उसके बाहर एम्पियरियन लूप लिया तो घट रहा है, और जितना अंदर को जा रहा हूँ वहाँ पे बढ़ रहा है। इसका मतलब इसके कंडक्टर के सरफेस पर सबसे ज़्यादा रहा होगा और अंदर आते आते भी कम हो रहा होगा, बाहर जाते आते भी कम हो रहा होगा। यानी कि पहले तो क्या हुआ, देखो सेंटर से अगर मैं फिर से अगर इसका डायग्राम बनाऊँ तो सोचो ये है आपका कंडक्टर, ये इसका सेंटर हुआ, इस सेंटर से जब अंदर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोपोर्शनल टू आर है, इनसाइड में कितना है, बी प्रोपोर्शनल आर, यानी कि आप आर को जितना बढ़ाते जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। यानी कि इनसाइड से, इनसाइड जो इनसाइड है, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो आप आर को बढ़ा रहे हैं और आर के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। ये कहाँ तक बढ़ रहा है, ये सरफेस तक। तो आप ये मान लो यहाँ पे आप सरफेस पर पहुँच गए, तो यहाँ पर आप सरफेस पे पहुँच गए हो। यहाँ क्या था, इतना एरिया जो है इसमें आर, एम्पियरियन लूप का रेडियस छोटा है ए से, ये आर छोटा है ए से, यहाँ के लिए क्या है, आर इज स्मॉलर देन ए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने लिया है ए के बराबर, यहाँ पे आप कहाँ पहुँच गए, रेडियस ए के बराबर। अब आप जब इससे बाहर निकलेंगे, अब एम्पियरियन लूप जब इसके बाहर लेंगे तो बाहर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। अब देखो इसके आगे अगर आर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटना शुरू हो जाएगा और इन्फिनेटली घटेगा। इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। वो आपको समझ में आया, ये है इनसाइड के लिए जब बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये है आउटसाइड के लिए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर यहाँ पे, और आउटसाइड में बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक, ये तो हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है a/2, यानी कि जो आपका रेडियस है उसके रेडियस के हाफ का अबव द कंडक्टर, ऊपर कंडक्टर के, और आपको a/2 बिलो द कंडक्टर यानी कि नीचे निकालना है। a/2 बिलो द कंडक्टर एंड a/2 अबव द कंडक्टर, यानी कि a/2 बिलो तो ये हो गया कंडक्टर के, इस कंडक्टर के नीचे a/2 और एक बार a/2 अबव, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखो अगर a/2 बाहर के लिए निकालता हूँ मैं,
तो देखो, अगर इस कंडक्टर का रेडियस है ए, इस कंडक्टर का रेडियस है ए, अगर बाहर a/2 पे निकालता हूँ मैं, तो यानी कि इसका जो एम्पीरियन लूप बनेगा वो बाहर हो जाएगा, यानी कि ये जो रेडियस है कितना हो जाएगा, a/2 प्लस a प्लस a/2, ये हो जाएगा 2a प्लस a, 3a/2, इतना रेडियस हो जाएगा आपका, 3/2 इंटू ए, इतना रेडियस हो जाएगा। तो ये आउटसाइड का केस हो गया, अगर मैं अबव ले रहा हूँ तो आउटसाइड का केस हो गया। आउटसाइड के केस के लिए कितना था मैग्नेटिक फील्ड, μ0I/2πr, और r क्या था, एम्पीरियन लूप का रेडियस। तो इसमें वैल्यू रख के देखो, इसमें अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ऊपर का तो कोई किसी काम का नहीं है। आउटसाइड वाले केस के लिए हमें हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और सीधे कर सकते हैं हम। तो b = क्या हो जाएगा, μ0I/2π, और रेडियस कितना हो गया, a प्लस a/2, कितना हुआ, 3a/2, यानी कि 3/2 इंटू ए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया μ0I/3πa, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा a/2 अबव, ठीक है। और अब मुझे निकालना है a/2 बिलो, a/2 बिलो के लिए देखते हैं अब, ठीक है। तो a/2 बिलो पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको चेक करते हैं। तो अब इनसाइड के लिए निकालना है, और इनसाइड के लिए कैसे निकालेंगे, देखो इनसाइड पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये आया था सॉल्व करके। अब इनसाइड में देखो, अगर ये रेडियस ए है, अगर ये रेडियस ए है, अबव निकालना था, तो अबव तो ये हो गया, यहाँ पर निकालना था पी पॉइंट पर, जो कि हो गया a/2 प्लस a। अब बिलो निकालना है, तो बिलो यानी कि यहाँ से a/2 नीचे, a/2 नीचे यानी कि ये पॉइंट आया, मतलब क्यू पॉइंट पे निकालना है मुझे, इस पॉइंट पे निकालना है सेंटर से। तो यहाँ पे एम्पीरियन लूप बनेगा, तो इसका रेडियस कितना होगा, अगर पूरा a था रेडियस तो ये आधा हो गया, ये आधा a/2 ऊपर है तो a/2 नीचे बचा होगा, यानी कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर निकालना है, a/2 डिस्टेंस पर। सेंटर से जो डिस्टेंस है वो a/2 है, तो यहाँ पे r की जगह मैं क्या रखूंगा, a/2, क्योंकि ये r जो होता है वही तो एम्पीरियन सर्किटल लूप का रेडियस होता है, इस a की जगह नहीं करना है, इस r की जगह बदलना है, याद रखना। तो b = हो जाएगा μ0I/2πa² इंटू आर की जगह a/2, एक a से एक कट गया, μ0I/4πa, ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब यही क्वेश्चन हमारा MCQ में आया है इसी साल, देखो यही क्वेश्चन आया और सीधे ये MCQ में आया है। इसको अगर आपको याद है इनसाइड a/2 के लिए, तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको रटने हैं, याद कर देने हैं ये दोनों चीज़ें।